नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेब्स क्लासेस पर। और इस समय हो रहा है हिस्ट्री की कुछ क्वेश्चंस पर बात करने का। ये क्वेश्चंस जो आपके पुरापाषाण काल या नवपाषाण काल या मध्य पाषाण काल या वैदिक सभ्यता से संबंधित हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आपकी जो आने वाली परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूपी पुलिस की हों, चाहे यूपी SSC पैट की हों, उन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और ये 25 क्वेश्चन है। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे कि नई नई वीडियोस की जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, लिखा हुआ है, भारत में सर्वाधिक पूर्णतया उत्खनित मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन सा है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक पूर्णतया उत्खनित मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन सा है। नंबर 1 बागौर, नंबर 2 ताराडी, नंबर सी सराय नाहरराय या नंबर डी लंगराज। तो भारत में जो बागौर है, ठीक है, बागौर सबसे ज्यादा पूर्णतया उत्खनित मध्य पाषाणकालीन स्थल है। अब बागौर क्या है, जरा बागौर के बारे में डिस्क्रिप्शन पे देखते हैं। सबसे महान मध्य पाषाण स्थल बागौर, जो कि राजस्थान में स्थित है, कोठारी नदी पर क्षैतिज रूप से खुदाई की गई है। बागौर को 3 सांस्कृतिक चरणों में विभाजित किया गया है। यह 3 अवधियां हैं, यह 3 सभ्यताओं का ये चरण है। प्रारंभिक चरण 5000, सभ्यता का प्रारंभिक चरण 5000 और 2000 ईसा पूर्व के बीच रखा गया है। रेडियो कार्बन डेटिंग के आधार पर यहाँ 5 मध्य पाषाणकालीन मानव जो है कंकाल हैं मिले हैं जिन्हें अच्छी तरह से दफनाया गया था। यहीं पर जानवरों को पालतू बनाने और आग लगाने के सबसे पुराने निशान पाए जाते हैं। अतः सही उत्तर विकल्प कौन सा है, ए है। नंबर 2 लिखा हुआ है, गणेश्वर पूर्व हड़प्पा ताम्र पाषाण स्थल है जो हड़प्पा स्थलों को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था। तो ये कहाँ पर स्थित था, गणेश्वर कहाँ पर स्थित था, स्वात घाटी में, कश्मीर में, राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में। तो गणेश्वर कहाँ पर स्थित था, पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल था और ये राजस्थान में। यदि आपको याद हो तो राजस्थान में खेतड़ी एक जगह है जो कि तांबे की खदानों के लिए फेमस है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान शुरू से ही तांबे के लिए फेमस रहा है। तो जो आपका यहाँ पर दे रखा है गणेश्वर, गणेश्वर पूर्व हड़प्पा कालीन ताम्र पाषाण स्थल है जो हड़प्पा स्थलों को तांबे की जो है वस्तुओं की आपूर्ति किया करता था। वो कहां पर था, राजस्थान में। ठीक है, खुदाई के दौरान 4000 साल पुरानी सभ्यता के खंडर पाए गए हैं और ये राजस्थान के सीकर जिले में नीम का थाना तहसील में एक गांव है। अतः विकल्प यहाँ पर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, नवपाषाण काल के लोगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नवपाषाण काल के लोग कभी भी पहाड़ियों से दूर नहीं जाते थे। नंबर 1, उन्होंने वह उत्पादन किया जो केवल आधार निर्वाह के लिए पर्याप्त था। और फिर ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें कौन सा सही है आपका, ए एंड बी दोनों। ठीक है, और ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो यदि हम बात करते हैं तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही है, यानी कि ये दोनों कथन सही है। वो कभी भी पहाड़ियों से बाहर या दूर नहीं जाते थे और उन्होंने जो उत्पादन किया केवल आधार निर्वाह के लिए ही किया था। तो सही आंसर यहाँ पर सी जाता है, तीसरे का सी बिल्कुल सही आंसर है। डिस्क्रिप्शन आपके सामने है, आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं इसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, सबसे अधिक ताम्र पाषाणकालीन सांस्कृतिक स्थल किस नदी के किनारे पाए गए हैं। सबसे अधिक ताम्र पाषाणकालीन सांस्कृतिक स्थल किस नदी के किनारे पाए गए हैं, चंबल, नर्मदा, ताप्ती और सतलुज। ठीक है, चंबल, नर्मदा, ताप्ती और सतलुज ये 4 नदियां हैं। इनमें से किस नदी के किनारे सर्वाधिक ताम्र पाषाणिक स्थल पाए गए हैं। तो नर्मदा नदी के तट पर, कौन सी, नर्मदा सही है। इस नदी के तट पर सबसे ज्यादा है, सॉरी ताप्ती है, ताप्ती नदी के तट पर सर्वाधिक ताम्र पाषाणिक स्थल पाए गए हैं। अगर हम ताप्ती की बात करते हैं तो ये अरब सागर में गिरती है और गिरने से पहले ये पश्चिम की ओर जाती है। ये नर्मदा नदी के ठीक दक्षिण में स्थित है। ये नदी महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है और लगभग 724 किलोमीटर लंबी नदी है। अतः सही उत्तर कौन सा है,
सी, यानी कि सर्वाधिक ताम्र पाषाणकालीन स्थल कहाँ पर मिले हैं? ताप्ती नदी के तट पर मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखिएगा, लिखा हुआ है गिलुंड आहार का एक क्षेत्रीय केंद्र था। गिलुंड में पत्थर ब्लेड का उद्योग था। आहार में वस्तुतः कोई सूक्ष्म पाषाणिक उपकरण का उपयोग नहीं किया गया और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। ये 3 कथन दे रखे हैं, 3 में आपको बताना है कि इनमें कौन सा सही है, पहला, दूसरा या तीसरा। तो इसमें पहला ऑप्शन, पहला ही केवल सही है, गलत। ओनली बी, ओनली 3 ये भी गलत। ऑप्शन सेकंड 2 भी गलत। डी आंसर बिल्कुल सही है, ये सभी। यानी कि 5वें का सही आंसर कौन सा है? डी। यहाँ पर सारे के सारे कथन बिल्कुल सत्य दे रखे हैं। डिस्क्रिप्शन देखिएगा, आहार संस्कृति से बनास संस्कृति के रूप में भी जाना जाता है। एक ताम्र सांस्कृतिक या ताम्र पाषाणिक पुरातात्विक सभ्यता है जो भारत के दक्षिण पूर्वी राजस्थान में आहार नदी के तट पर 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक चली। यह सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन और निकटवर्ती था। आहार बनास लोग बनास और बेराज, ठीक है, नदियों के साथ साथ आहार नदी के आसपास रहते थे और कुल्हाड़ियों और अन्य कलाकृतियों को बनाने के लिए अरावली रेंज के तांबे के अयस्क का उपयोग करते थे। वे गेहूं और जौ सहित विभिन्न प्रकार की फसलों से अपना पेट भरने में सक्षम थे। गिलुंड पश्चिमी भारत के राजस्थान राज्य का एक गांव और पुरातात्विक स्थल है जो राजसमंद जिले में स्थित है। आहार बनास परिसर, जिसमें आहार, ओजियाना, मरमी और बालाथल के स्थल भी शामिल है, में 5 प्राचीन स्थलों की खुदाई की गई है। अतः सही उत्तर विकल्प डी है। अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बारे में 6 क्या कहता है, लिखा हुआ है जोरवे संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। साइटों की अधिकतम सघनता उत्तरी दक्कन में तापी बेसिन में है, तो ये बिल्कुल सही है। जोरवे संस्कृति का मुझे मिलता है। जोरवे लोग लाल मिट्टी के बर्तनों पर सुंदर काले रंग का उत्पादन और उपयोग करते थे। ये कथन भी बिल्कुल सही है, यानी कि पहला और दूसरा कथन भी आपका सही आता है। नंबर 3, जोरवे लोग अपने मृतकों को अपने आंगन में या अपने घरों में दफनाते थे। बच्चों को लाल ग्रे कलशों में दफनाया गया, ये भी सही है। और नंबर 4, जोरवे लोग भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते थे। ये कथन यहाँ पर बिल्कुल गलत है। तो कौन सा सही है? पहला, दूसरा और तीसरा कथन बिल्कुल सही है और ये मिलता है आपका ए ऑप्शन में। तो पहला, दूसरा और तीसरा जोरवे संस्कृति के बारे में बिल्कुल सत्य कथन है। आप देख सकते हैं इनके सही आंसर के बारे में, डिस्क्रिप्शन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है राजस्थान में बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल है। बिल्कुल ठीक है। बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना नव पाषाण स्थल है। ऊपर दिए गए कथनों में कौन सा सही है? मेहरगढ़ की यदि हम बात करते हैं तो मेहरगढ़ कहाँ पर आता है? मेहरगढ़ भारत में ही आता है। अब इसको यहाँ बलूचिस्तान में दिया गया है, तो यहाँ पर कौन सा सही है ये देखते हैं जरा। ऊपर वाला राजस्थान में बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन स्थल है, ये तो बिल्कुल सही है। बलूचिस्तान यानी कि जो पाकिस्तान का क्षेत्र है में मेहरगढ़ भारत उपमहाद्वीप का सबसे पुराना, अच्छा ये कथन भी बिल्कुल आपका सही है। तो यहाँ पर कौन सा होगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 7th का सी। पहला और दूसरा कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है कि जो मेहरगढ़ है वो पाकिस्तान यानी कि बलूचिस्तान का सबसे पुराना नव पाषाणिक या नव पाषाण स्थल है और राजस्थान में बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रारंभिक भारत में अग्रहार क्या थे? ब्राह्मणों को दिए गए गांव या भूमि का नाम, आगर के फूलों की माला, अधिकारियों और सैनिकों को भूमि का अनुदान और वैश्य किसानों द्वारा बसाए गए गांव की भूमि। तो ब्राह्मणों को दिए गए गांव या जो भूमि का नाम था वो अग्रहार था। ठीक है, क्या था? अग्रहार था। ब्राह्मणों को दिए गए गांव या भूमि जो अनुदान के रूप में मिला करती थी उन्हें क्या कहते थे? अग्रहार कहते थे। तो सही आंसर है 8th का ए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन दे रखता है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा सबसे पुराना वेद है? यदि हम वेदों की बात करते हैं तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
तो सबसे पुराने वेद की यदि बात होती है तो कौन सा है आपका, यहाँ पर ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। 9th का सही आंसर क्या जाएगा, बी। ऋग्वेद कैसा है, सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, ये 1500 ईसा पूर्व के आसपास संस्कृत में लिखे गए। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और मंडलों में 1028 से ज्यादा कविताएं हैं और ये वेदों में सबसे पुराना है और हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ भी है। वर्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर होता है, तो वर्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में हुआ है। शूद्र शब्द का वर्णन वहां पर आता है। ठीक है, तो वर्ण शब्द का उल्लेख किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, 10वें मंडल में देखा सकता है। ठीक है, सृजन स्रोत यानी कि पुरुष सूक्त में इसका वर्णन मिलता है, यानी कि वर्ण व्यवस्था के बारे में कहाँ पर जो है पुरुष सूक्त में बताया गया है और ऋग्वेद के 10वें मंडल में। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूत्र मूलतः पाया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले था, तो ये कहाँ पर था, ऋग्वेद में था। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उस 10वें मंडल में एक सूक्त मिलता है, इसे पुरुष सूत्र बोलते हैं। और इसमें क्या है, वर्ण यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि के बारे में वर्णन किया गया है। तो सही आंसर सी था। 12 पुरालेख क्या है, शिलालेखों का अध्ययन, ग्राफिकल मानचित्र, महाकाव्यों का पता लगाना या महाकाव्यों का अध्ययन। तो पुरालेख क्या है, शिलालेखों का अध्ययन क्या बोला जाता है, पुरालेख बोले जाते हैं। ऐसी बातें जो कि पत्थरों पर उकेरी गई उन्हें आप पुरालेख या शिलालेख के नाम से जानते हैं। डिस्क्रिप्शन आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं। यदि आपके कुछ क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी पूछ सकते हैं, निश्चित ही आपके प्रश्नों का उत्तर हमारी ओर से दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी शुक्ल यजुर्वेद की संहिताएं हैं। वेदों को समझने के लिए जो है संहिताएं लिखी गई। अगर हम बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में, शुक्ल यजुर्वेद के बारे में, ठीक है, तो इसकी जो संहिता का नाम है उसका नाम है वाजसनेयी। ठीक है, वाजसनेयी। 13 का सही आंसर क्या है, ए। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को वाजसनेयी संहिता कहा गया है। वेदों को बांटने के लिए उनको 2 भागों में बांटा गया है, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, अब शुक्ल यजुर्वेद को भी क्या है, पढ़ने के लिए बहुत सारी संहिताओं में बांटा गया है। तो उसकी जो संहिता क्या नाम है, वाजसनेयी संहिता। लिखा हुआ है, ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किस पर अंकित अक्षरों से पढ़ा गया था। पत्थर की गोलियां, शील, स्तंभ और सिक्के। तो यदि ब्राह्मी लिपि की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले, ठीक है, ब्राह्मी लिपि की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले पत्थर की गोलियों पर ये जो लिखी गई लिपि थी, सबसे पहले इसको लिखा गया था और इनको सबसे पहले जो है पढ़ा गया था। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, 14 का ए। ठीक है, 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्ठी अक्षरों का अर्थ निकाला, जिनका उपयोग सबसे पुराने शिलालेखों और सिक्कों में किया था। प्रिंसेप द्वारा खरोष्ठी शिलालेख की भाषा प्राकृत को मान्यता देने के बाद लंबे शिलालेखों की व्याख्या करना संभव हो गया था। ठीक है, 1838 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा क्या है, इन अभिलेखों को यानी कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा गया था। तो इसमें जो सही आंसर है वो क्या होगा, आपके पत्थर की गोलियां। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान सबसे पहले प्रकाशित हुआ है आरण्यक में, सूर्यवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में। तो यदि हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद का जो जीवन का विज्ञान है वो सबसे पहले कहाँ पर हुआ है, अथर्ववेद में किया गया है। ठीक है, कहाँ पर, अथर्ववेद में किया गया है, यानी कि सही आंसर क्या है, 15 का डी। ठीक है, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान सबसे पहले कहाँ पर प्रकाशित हुआ है, अथर्ववेद में, यानी कि डी। अच्छे स्वास्थ्य और रोगों से संबंधित अधिकांश उपचार अथर्ववेद में उपलब्ध हैं। चरक संहिता आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसके लेखक अग्निवेश है। चरक एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे और वह कनिष्क के दरबारी चिकित्सकों में से एक थे। तो सही आंसर है आपका 15 का डी। 16 निम्नलिखित 4 वेदों में से किस वेद में जादुई आकर्षण और मंत्रों का वर्णन है। अगर हम बात करते हैं जो सबसे लोकप्रिय वेद है वो लोक वेद कौन सा है, अथर्ववेदी है।
अथर्ववेद में क्या है, जादुई आकर्षण और मंत्रों का, जो जादू टोनों का उल्लेख किया गया है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, सी, अथर्ववेद में ऐसा वर्णन मिलता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो कहा जाता है कि लोकप्रिय वेद है वो कौन सा है आपका, अथर्ववेद ही बतलाया गया है। जादुई सूत्रों का वेद भी कहा गया है। अथर्ववेद 20 पुस्तकों का एक संग्रह है जिसमें लगभग 6000 छंदों के कुल 730 भजन है। पैट्रिक ओलिवेल और अन्य विद्वानों का कहना है कि यह पाठ वैदिक समाज के दैनिक जीवन के व्यवहारिक मुद्दों को संबोधित करने वाले विश्वासों और अनुष्ठानों का एक ऐतिहासिक संग्रह है और एक धार्मिक यजुर्वेद शैली का संग्रह नहीं है। यानी कि ये किस में जाएगा, अथर्ववेद में जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस स्थल पर दफन में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है। यदि हम कुत्ते के कंकाल की बात करते हैं तो ये कहाँ पर मिला है, बुर्ज होम में मिला है। कहाँ पर, बुर्ज होम। ठीक है, बुर्ज होम में क्या है, एक गर्तावास में जो है, एक गड्ढे के अंदर जो है मानव पक्षियों के अवशेष मिले हैं। इसके साथ साथ वहां पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, बुर्ज होम में दफन 5 जंगली कुत्तों और सींग का एक सींग बरामद हुआ है। बुर्ज होम स्थल कश्मीर घाटी में स्थित है। 18, गड्ढे में निवास का साक्ष्य कहाँ पर मिलता है। तो गड्ढे में निवास करने का साक्ष्य भी मैंने बोला था कहाँ पर मिलता है, बुर्ज होम से ही आपको प्राप्त होता है। तो 18 का सही आंसर क्या है, ए। 18 का सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। त्रयी क्या है, त्रयी किसे कहते हैं। 3 वेदों के संग्रह को त्रयी कहा जाता है। 3 वेद कौन कौन से, ऋग्वेद, नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों का एक साथ पाठ करने वाले क्या बोले गए, वेद त्रयी बोले गए हैं। क्या बोले गए हैं, वेद त्रयी बोले गए। तो सही आंसर क्या होगा, जो है 3 वेदों का एक समूह क्या बोला गया है, वेद त्रयी बोला गया है। सही आंसर 19 का ए। उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें पुरुष मेघ का उल्लेख किया गया है। ठीक है, उस मेघ ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें पुरुष मेघ का उल्लेख किया गया है। तो शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेघ का उल्लेख किया गया है। ठीक है, पुरुष मेध या नरमेध या मानव पली का एक स्रोत अनुष्ठान है। शुक्ल यजुर्वेद ग्रंथों के वाजसनेयी संहिता शतपथ ब्राह्मण कात्यायन कात्यायन शतशुत अनुक्रम में सबसे अधिक विवरण शामिल है। नंबर 21, आजीविका के लिए वेद वेदांग पढ़ाने वाले शिक्षक को क्या कहा गया है। आजीविका के लिए वेद वेदांग को पढ़ाने वाले शिक्षक को आचार्य कहा गया है। क्या कहा गया है, आचार्य। ठीक है, जरा देखिएगा, जो अधर्वयु है वो ऋग्वेद का पाठ करने वाले, उपाध्याय, ठीक है, जो शिक्षा प्रदान करते थे, पुरोहित कुल गुरु हुआ करते थे। आचार्य एक प्रकार के शिक्षक थे जो विद्यार्थियों से शुल्क लिए बिना अपने शिष्य को वेद पढ़ाते थे। उपाध्याय वे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी आजीविका कमाने के शिक्षण को एक पैसे के रूप में अपनाया और वेद वेदांगों का केवल एक भाग पढ़ाया। गुड, ठीक है, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई, यहाँ पर है उपाध्याय। ठीक है, उपाध्याय, उपाध्याय, उपाध्याय। आचार्य निःशुल्क ज्ञान प्रदान करते थे जबकि उपाध्याय आपको है सशुल्क ज्ञान प्रदान किया करते थे। 22, उपनिषद किस विषय पर पुस्तक है। उपनिषद धर्म पर, योग पर, कानून पर या दर्शनों पर पुस्तक है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। उपनिषद क्या है, दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। ये भारतीय फिलॉसफी को क्या है, प्रदर्शित करती हैं। 22 का डी। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा वैदिक साहित्य मोक्ष की बात करता है। ऋग्वेद, लता साहित्य, ब्राह्मण और उपनिषद। तो जो उपनिषद हैं वो किसकी बात करते हैं,
मोक्ष की बात करते हैं। ऋग्वेद भी किसकी बात करता है? मोक्ष की ही बात करता है। तो यहाँ पर आंसर दोनों होना चाहिए था, डी फिलहाल यहाँ पर सही मानेंगे क्योंकि उपनिषद जो है ज्यादा बतलाए गए हैं। उपनिषदों का मुख्य आदर्शवाद ज्ञान पुरस्कार मोक्ष है। उपनिषदों को वेदांत का कहा जाता है, सबसे पहले क्योंकि वैदिक काल के अंतिम चरण को दर्शाते हैं, और दूसरे क्योंकि वेद के अंतिम उद्देश्य को प्रकट भी करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर जाएगा 23 का डी। क्वेश्चन नंबर 24, नचिकेता और यम के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो कठोपनिषद में। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बीच जो संवाद हुआ है उसका वर्णन मिलता है। नचिकेता एक महान बालक था जो अपने पिता की आज्ञा पर यम के पास चला गया था, और यम ने प्रसन्न होने पर उसे 3 वरदान दिए थे। तो इसका उल्लेख जो मिलता है वो कहाँ पर मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन, नचिकेता कथा का उल्लेख मिलता है। तो नचिकेता की कथा का उल्लेख अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कठोपनिषद में मिलती है। कहाँ पर? कठोपनिषद में मिलती है, यानी कि कठोपनिषद यम और नचिकेता के बीच हुए संवाद का उल्लेख करता है। तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।